वेरी गुड आफ्टरनून यू ऑल। आइए अपने इस सेशन को फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सीयूटी 2026 का बैच स्टार्ट हो चुका है और हम लोग पहले चैप्टर के लगभग पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ पार्ट बचा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का अंतिम का कुछ पार्ट बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप पहले के वीडियोस को आप देख चुके हैं और बाकी का पार्ट जो बचा हुआ है इस पार्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जहां तक पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद अभी जहां से पढ़ना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आइए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। बस थोड़ा पार्ट और बचा है जो इसके मेजर पार्ट्स थे, मेजर पार्ट्स निकल गए। मेजर पार्ट्स में दैट इज पार्टनरशिप के बेसिक बेसिक पार्ट्स, लाइक पार्टनरशिप होता क्या है, किस एक्ट से गाइड होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। अकाउंट्स में अगर बातें करेंगे तो फिर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये सब। अब इसके बाद अकाउंटिंग में ही थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको समझने वाली बातें हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट किए जाएंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप क्लास 12 की बातें करें या आप सीयूईटी लेवल की बातें करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जाना जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पार्टनर के द्वारा लगाए गए कैपिटल के बैलेंसेस पे अगर फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की जाए तो वो एक्सपेंस है। भाई पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, और ऑब्वियसली बात है हम लोग तो अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म के लिए ही कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। आइए इसके बारे में काफी बातें अपन करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। और आइए यहां से शुरू कर रहे हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या बता रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज पेबल एट एन एग्रीड रेट। बोला एग्रीड रेट, पार्टनर्स जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसी समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो ये रेट उसी समय एग्री कर लिया जाता है। तो ये एक एग्रीड रेट से पेमेंट होता है ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जनरली जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म में प्रॉफिट होगा तो पेमेंट होगा, फर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उस केसेस में आउट ऑफ प्रॉफिट से पेमेंट हो रहा है तो इसको बोलते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई आउट ऑफ प्रॉफिट अगर पेमेंट होने हैं, और आप जानते भी हैं ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है। अनटिल एंड अनलेस इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्लाउज ना लगा दिया जाए, तो जनरली ये एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है कि फर्म में प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट होंगे। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो फिर ये पेमेंट नहीं होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल इन केस ऑफ लॉस in the firm. However, it may be payable when specifically mentioned to do so, that is charge against profit. Means losses के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशनड है, पार्टनर ने इस बात का एग्रीमेंट करके रखा है, आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि नहीं भाई आपको देना ही है, लॉसेस के केस में भी आपको देने हैं, तो उस केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर चेंज हो जाएगा। अब वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन गया। उसके बाद इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड अलाउंस इज मेड फॉर एनी एडिशंस और विथड्रॉवल्स देयर फ्रॉम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। भाई जनरली ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल भी आ रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर विथड्रॉ हो रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाए जाएंगे एडिशंस और विथड्रॉवल के अलाउंसेस के साथ लगाए जाएंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल भाई पूरे साल भर में आपका कैपिटल किस तरीके से रहा है उस पे इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल आप साल के शुरुआत में 1 लाख रुपया लाए, फिर 4 महीने बाद 50 रुपए विड्रॉ करके लेके चले गए, फिर 4 महीने बाद 1 लाख रुपया और लाए। तो भाई अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से, देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत में 1 लाख रुपया कैपिटल लाए,
यू हैव कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख इन द बिगिनिंग। ये 1 लाख रुपए आपका 4 मंथ्स के लिए रहा है, 4 महीने। फिर 4 महीने बाद 50,000 विड्रॉ कर लिए, तो 85,000 ना बचा दोस्त, 4 महीने के लिए। फिर 1 लाख रुपया और लाए, तो फिर आपका हो गया 1.5 लाख, और ये बाकी का 4 महीना रहा। पूरे साल भर में आपका यही है। बोले क्लियर हो रहा है? तो इंटरेस्ट जो मिलेगा, 1 लाख पे 4 महीने का इंटरेस्ट, फिर 50,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट, और 1.5 लाख पे 4 महीने का इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नहीं कि खाली 1 लाख पे मिलेगा। एडिशन विड्रॉवल के साथ ध्यान देते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए जाते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोला अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ओनली, एंड नो इंटरेस्ट इज पेबल इन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, बोला प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट मीन्स ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन नेचर वाला है, और जितना मुझे इंटरेस्ट देना है, लाइक से फॉर एग्जांपल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000, लेकिन मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और मेरे पास ये अवेलेबल प्रॉफिट है। तो समझिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए, अवेलेबल प्रॉफिट कम हो, तो उस केस में द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पार्टनर्स गेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। ध्यान रखिएगा, अगर इसको चार्ज नहीं बनाया गया, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, सिर्फ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, और उस केस में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ज्यादा, लाइक 20,000, अवेलेबल प्रॉफिट है 15,000, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और इस केस में करते क्या थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को बांट देते थे, और बोलते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही मिलेगा जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब भी तो यही होता था भाई, एप्रोप्रिएशन का मतलब भी तो यही है कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेचर वाला आइटम उतना ही पेबल होगा। तो एप्रोप्रिएशन का ही तो मतलब, अवेलेबल प्रॉफिट जितना है उतना ही पेमेंट होगे, तो सेम यही काम हो रहा है। लेकिन अगर इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बना दिया जाए, पार्टनर स्पेसिफिकली इस बात के लिए एग्री हो जाए, और पार्टनर स्पेसिफिकली इस बात के लिए एग्रीमेंट कर ले कि भाई प्रॉफिट हो तो भी, लॉसेस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे पेमेंट होंगे, तो उस केस में पूरा पेमेंट। लेकिन नॉर्मली जनरली जो केसेस होते हैं वो एप्रोप्रिएशन नेचर वाले। तो ये जो बातें हम लोगों ने की, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने में कोई दुख तकलीफ समस्या, चीजें समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है? अब एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा, तो अब आइए, ये मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया है, और ये चार्ट अगर आप ध्यान रखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को आप ध्यान में रखिए। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन बने, ये चार्ट अगर आप माइंड में रिकॉल करते हैं तो ये चीजें आपको काफी इजी बना देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझिए, दो केसेस में, सबसे पहला अब्सेंस ऑफ डीड या डीड साइलेंट है, और दूसरा रेट मेंशन इन द डीड। अगर डीड साइलेंट है तो उस केस में तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है, भाई डीड साइलेंट है तो यहां कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट, यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप पढ़ के आते हैं, यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डीड में मेंशन्ड है, एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, तो देखेंगे ये एप्रोप्रिएशन नेचर वाला है, ये चार्ज नेचर वाला है। अगर एप्रोप्रिएशन नेचर वाला है तो क्या एडुकेट प्रॉफिट है? एडुकेट प्रॉफिट है तो फुल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इन एडुकेट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अवेलेबल उतना मिलेगा। लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर वाला है तो फुल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चार्ट आपके काफी काम का है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना हो तो स्नैपशॉट कैप्चर कर ले और समझिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अब पूरा चार्ट मैंने आपको बना करके दे दिया। बोलिए, तो अगर फिर से मैं रिकॉल करा दूं, डीड साइलेंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं। डीड में लिखा हुआ है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, तो देखेंगे अप्रोप्रिएशन है या चार्ज। अप्रोप्रिएशन है तो देखेंगे क्या एडुकेट प्रॉफिट है, पूरा इंटरेस्ट दीजिए। इनएडुकेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट अप टू अवेलेबल प्रॉफिट दीजिए। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पूरे इंटरेस्ट दिए जाए, पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिले। ये चीजें होती। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने समझा, तो अब आइए मैं आगे लेकर के चल रहा हूं आपको द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझिए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक बड़ा टॉपिक होता है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से लेकर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टॉपिक आपको समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा दैट इज टाइप ऑफ ड्रॉइंग कितने होते हैं। और ये बात, टाइप ऑफ ड्रॉइंग, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहां भी आ रहा था, लाइक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ये चीजें भाई वहां पे भी आ रही थी और मैंने आपको वहां पे भी बोला था कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में चलेंगे तो ये बातें हम लोग करेंगे। और अब वो समय आ गया है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये क्या है। तो आइए समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ने से पहले टाइप ऑफ ड्रॉइंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग। द फर्स्ट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड सेकंड ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये समझ लीजिए, पहले तो ये दोनों बातें हम लोग समझ लें कि आखिर ये दोनों है क्या। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, समझिए। जब कोई पार्टनर पैसा विथड्रॉ करके ले जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन है पैसा विड्रॉ करने का, दो जगह से वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए, भाई यही दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं अपने। भाई एक का नाम है झोलू और एक का नाम है मोलू। देयर आर टू पार्टनर्स, झोलू एंड मोलू। अब ये समझिए, दोनों पार्टनर, भाई से फॉर एग्जांपल इन्होंने साल भर अपना बिजनेस कंटिन्यू किया एंड दे हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख का प्रॉफिट इन्होंने कमाया। साथ में बिजनेस शुरू करने के लिए दोनों पार्टनर ने, टोलू ने पैसा लेकर के आया से फॉर एग्जांपल 20 लाख एंड मोलू ने पैसा लेकर के आया से फॉर एग्जांपल 20 लाख। भाई 20-20 लाख का कैपिटल लेकर के आए हैं और पूरे साल भर बिजनेस चलाने के बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 10 लाख का। ये इनका प्रॉफिट। अब एक बात समझिए, एक साल बिजनेस ऑपरेट करने के बाद मिस्टर झोलू को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और वो फर्म से विड्रॉ करना चाहता है। इस बात के लिए मोलू भी एग्रीड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब समझिए, इसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो पैसे की जरूरत पड़ी से फॉर एग्जांपल 12 लाख, 12 लाख, या से फॉर एग्जांपल थोड़ा और कम करें तो इसको पैसे की जरूरत पड़ी से फॉर एग्जांपल 5 लाख, 5 लाख, ठीक, 5 लाख, 5 लाख रुपए इसको पैसे की जरूरत है। अब ये 5 लाख रुपया कहां कहां से ले जा सकता है। पहला तो तरीका ये है कि इसने जो कैपिटल लगाया था, इसने बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो कैपिटल से विड्रॉ करके लेके चला जाए। भाई कैपिटल वो बोलेगा कि भाई मैं 20 लाख रुपया दिया था ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस 20 लाख से मैं 5 लाख लेके जा रहा हूं। और दूसरा तरीका, भाई समझिएगा, कभी भी बिजनेस के कैपिटल को विड्रॉ करना ये सही डिसीजन नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस के कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस कहीं ना कहीं आप उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं माना जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाए हैं 10 लाख का, उस 10 लाख अभी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, उस 10 लाख में से लेके जाए। तो अगर वो अपना कैपिटल लेके जा रहा है, पार्टनर ने लगाए गए कैपिटल से पैसा विड्रॉ करके ले जा रहा है, तो उसको ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अगर फर्म के अर्न प्रॉफिट से अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करके ले जा रहा है तो उसको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो समझिएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। भाई पार्टनर लगाए गए कैपिटल, अपने लगाए गए कैपिटल से पैसा विड्रॉ करके पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा तो बोलेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन पार्टनर भाई फर्म के कमाए गए प्रॉफिट से पैसा लेके जा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब जहां तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें हैं,
तो कभी भी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। नेवर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसलिए देखिए लिखा हुआ नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। लेकिन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। और हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बातें कर रहे हैं तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के भी इंटरेस्ट की बातें करते हैं। इस पे तो भाई इंटरेस्ट चार्ज होना ही नहीं है। अब जब इस पे इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा तो इस पे कैसे इंटरेस्ट की बातें करें? तो यहां पे समझने वाली बातें ये है कि सर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो एक बात समझिए भाई, सिंपल सा मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मानिए से फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक अकाउंट में, से फॉर एग्जांपल भाई आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और यहां पे आपने से फॉर एग्जांपल भाई 10 लाख रुपया रखा है, 10 लाख रुपीज आपने जमा करके रखा है। अब एक दिन आप गए और बोले कि भाई मैंने जो 10 लाख रुपया दिया था ना, बैंक वाले को आप बता रहे हैं कि भाई मैंने जो 10 लाख रुपया दिया था ना, उसमें से मैं 5 लाख रुपया लेके जाना चाहता हूँ और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। बैंक वाले ने 5 लाख रुपया आपको दे दिया। बोला भाई आपका पैसा ले जाइए। और आप जब पैसा लेके आने लगे तो बैंक वाला आपको रोका और बोला इस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बोलिए आप क्या बोल? भाई बोलेंगे नहीं, एड़ा आदमी है क्या, तुम पागल है क्या? इस पे मुझे क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये मेरा पैसा मैंने बैंक अकाउंट में रखा और अगर वो पैसा मैं लेके जा रहा हूं तो उसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे? मैं इस पे क्यों इंटरेस्ट दूंगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये आपका पैसा है, आप विथड्रॉ करके ले जाएंगे तो इस पे कोई इंटरेस्ट आप नहीं देंगे। लेकिन यही समझिए आपके पास बैंक में 10 लाख रुपया है और आप बैंक वाले को जाकर बोल रहे भाई मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। बैंक वाला क्या करेगा, आपका 10 लाख रुपए ही दे देगा, बाकी 10 लाख रुपए आपको लोन दिए। अब ये 10 लाख रुपए लोन दिया जो आपका पैसा नहीं था, इस पे इंटरेस्ट लेगा बैंक वाला। भाई सेम यही कॉन्सेप्ट तो यहां पे है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ओनर अपना पैसा लेके जा रहा है, अब अपना पैसा लेके जा रहा है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाए? लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ किसी एक पार्टनर का नहीं है, इसमें से अगर कोई एक पार्टनर विड्रॉ करके ले जाए तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसीलिए ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होते। बोले कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? बोले कोई दिक्कत? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अब अगर चीजें आपको इतना समझ में आया है कि इंटरेस्ट हम लोग किस पे चार्ज करने वाले हैं, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा है? तो भाई दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब किसकी बातें कर रहे हैं? सर ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि भाई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। भाई अब आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, अब आपको ये समझ में आ चुका है। और जब समझ में आ चुका तो बच्चा क्यों पूछे, सिंपल सी बात। तो आइए मेथड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे। तो किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे? तो भाई दो मेथड होता है। द फर्स्ट इज सिंपल मेथड, सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। अब ये कौन सा मेथड कब अप्लाई करेंगे डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आइए ध्यान दीजिए, सिंपल मेथड यूज कब किया जाता है? सिंपल मेथड इज यूज व्हेन इवन ड्राइंग हो, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग आर इक्वल। मींस सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग इक्वल का क्या मतलब? मतलब इसको इवेंट ड्राइंग बोलते हैं और इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल हर महीने के पहले तारीख को 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हर बार 10,000, हर महीने के पहले तारीख को, टाइम इंटरवल भी बराबर और अमाउंट भी बराबर। या हर महीने के आखिरी तारीख को 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, अगेन अमाउंट भी बराबर, टाइम इंटरवल भी बराबर। तो अगर ऐसा हो, इवेंट ड्राइंग्स हो, तो उस केस में सिंपल मेथड लगाते हैं। लेकिन अगर अन इवेंट ड्राइंग्स हो, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स आर अनइक्वल, बोला ये इक्वल नहीं है। बोला कभी 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिए 10,000, फिर 30 जून को विड्रॉ किए 4,000, फिर 15 जुलाई को विड्रॉ कर लिए 6,000, फिर जाके 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं 50,000, फिर 12 मार्च को विड्रॉ कर दे रहे हैं 5,000। तो यह अनइक्वल हो गया।
टाइम इंटरवल भी अलग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी अलग। अब दोनों अलग अलग हो गए तो इस केस में प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। सिंपल मेथड लगाते हैं तो उसके अलग अलग केसेस है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सिंपल मेथड मुझे कब लगाना है और प्रोडक्ट मेथड मुझे कब लगाना है। उससे पहले आपने समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे लगाना कब है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे। अब जब आपको यह समझ में आ गया सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पे, तो आइए अब हम लोग आगे बातें करते हैं कि सिंपल मेथड किस जगह पे कैसे कैसे लगाए जाते हैं। तो उससे पहले आइए फॉर्मूला देख लिया जाए। भाई सिंपल मेथड में फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है टोटल इनटू रेट जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होते हैं इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। भाई ये पूरा खेला सिंपल मेथड में इसी एवरेज पीरियड का होता है। ये पूरा खेला इसी एवरेज पीरियड का है। हालांकि इसके आगे केसेस हम लोग देखने वाले हैं। भाई 8 10 12 केसेस हम लोग एवरेज पीरियड पे देखेंगे अभी इसके बाद। लेकिन यही अगर प्रोडक्ट मेथड से आप निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। तो ये दो फॉर्मूला है और प्रोडक्ट सिंपल मेथड में लगा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया। अब आइए जैसा कि मैंने बोला सिंपल मेथड में वेरियस केसेस है, तो आइए सिंपल मेथड पे केसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए डिफरेंट केसेस ऑफ सिंपल मेथड। भाई सिंपल मेथड का ये अलग अलग केस है। अब कब सिंपल मेथड यूज किया जाता है ये आपको पता है, ये आप जानते हैं। अब उस पे अलग अलग केसेस है, तो देखिए ये कब होगा। दैट इज व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें अलग अलग केसेस है। अब इसमें जो चक्कर है ना दोस्तों वो एवरेज पीरियड का है, बाकी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग तो निकल जाएगा। मानिए आपको बोल रहा है 5,000 विड्रॉ करते हैं हर महीने के शुरुआत में, तो साल में 12 महीना, 5,000 गुना 12 60,000। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट तो क्वेश्चन में बताया हुआ ही रहता है। जो दिक्कत है वो एवरेज पीरियड का है और एवरेज पीरियड के केसेस आपको मैं बता रहा हूं अभी। वैसे एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो एवरेज पीरियड में कभी दिक्कत नहीं हो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बस आप ध्यान रखिए और ये बेसिक फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इन केसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ये केसेस के एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप मतलब एवरेज पीरियड का जो टाइम होता है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। भाई कुछ बच्चे या तो इसको रटते हैं और अगर आप फॉर्मूला समझ लिए तो फिर रटने का जरूरत ही नहीं है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं और उन फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं इन सब केसेस में वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहला, भाई व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ इट एवरी मंथ। तो इस केसेस में बोला एवरेज पीरियड आप लगाइए 6.5 मंथ। जो एवरेज पीरियड लगेगा वो एवरेज पीरियड भाई साहब 6.5 महीना का लगना है। तो या तो बच्चा इसको रटता है या फिर आइए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसको 6.5 महीना कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो भाई साल में अगर मंथ देखा जाए तो देखिए मैं ऐसे टाइमलाइन बना रहा हूं। भाई साल में मंथ कितना 12, तो देखिए मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई साहब पूरे 12 हुए। चलिए 12 महीना। अब क्या बोल रहा है, हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किया जा रहा है। तो हर महीने के शुरुआत मतलब पहला ड्राइंग कब होगा, अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। हाँ कि ना। अब ये फॉर्मूला लगाओ भाई, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को है, पूरा 12 महीना बचल है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 12 प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुआ है, तो अभी 1 महीना पूरा मार्च बचा हुआ है। 12 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13/2, 6.5 मंथ। बोलिए आया यही 6.5। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये निकल करके आ जाएगा एवरेज पीरियड। दूसरा लगाइए, व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ।
बोला अगर ये केस लिखा रही है, केसेस आपके क्वेश्चन में लिखे रहेंगे, अगर ये केस लिखा हुआ है कि हर महीने के अंत में विड्रॉ हो रहा है, तो उस केसेस में आप करेंगे क्या? अगर हर महीने के अंत में विड्रॉ हो रहा है, तब देखो, तब फॉर्मूला लगाओ भाई। उस केस में बोला कि एवरेज पीरियड 5.5 महीना यूज कीजिए। कैसे? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा? हर महीना का अंत, मतलब 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 सितंबर, भाई ऐसा ही करके लास्ट का ड्राइंग 31 मार्च को हुआ होगा। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, भाई 30 अप्रैल, 1 अप्रैल, एक महीना अप्रैल खत्म, और मई से लेकर के मार्च तक ना बचा, तो 11 महीना प्लस लास्ट ड्राइंग हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च खत्म, अब साले खत्म हो गया, 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 11/2, 5.5। बोले क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये रटने का जरूरत नहीं, और ये फॉर्मूला आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, तो अगले केस में आपको लेकर के चल रहा हूं। व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, बोला हर महीने के शुरुआत में, सॉरी, हर महीने के मिड में, या फिर किसी भी समय, महीने में किसी भी समय, शुरुआत और अंतिम को छोड़ के किसी और तारीख को अगर विड्रॉ हो रहा है, तो उस केस में एवरेज पीरियड जो लगाते हैं वो 6 महीने का होता है, 6 मंथ। अब ये कैसे आएगा? तो फिर से टाइमलाइन अपने दिमाग में ड्रॉ कर लीजिए। अब टाइमलाइन अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूं, तो यहां देखो भाई कैसे होगा। ये देखिए, ये है टाइमलाइन। फिर से 12 महीना, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बोला हर महीने के मिड में, तो कब कब ड्राइंग, कब कब ड्राइंग होगा दोस्त? 15 अप्रैल, भाई अप्रैल का मिड 15 ही ना होगा। 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसा ही करके 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। अब लगाओ, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग कब हुआ है दोस्त? बोले सर पहला ड्राइंग 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना? आधा महीना निकल गया, तो 11.5 महीना। ओके, 11.5 मंथ प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को है, 15 मार्च से 31 मार्च में 15 दिन बोल सकता हूँ। आधा महीना 0.5 मंथ डिवाइड बाई 2, 11.5 प्लस 0.5, दैट इज 12/2, 6 महीना। बोले क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता हो तो रटने का जरूरत नहीं है दोस्त। इसके बाद और भी केसेस बनते हैं, लाइक ये तो मंथ का केस हुआ। अब आइए, अगर बोला व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब ये क्वार्टरली वाला केस है, हर एक क्वार्टर के शुरुआत में विड्रॉ हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो भाई एक बात बताओ, एक साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। ठीक है, एक साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना महीना? 3 महीना। हाँ कि ना? अब समझो भाई, अगर मैं टाइमलाइन फिर से ड्रॉ करूं, तो यहां पे देखिए, फिर से 12 महीना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सर 11 नहीं, वो 12 हो गया दोस्त। भाई ये 11 डंडी खींचूंगा मैं, ये 12 में बटेगा। अब इसके बाद आइए, यही यही तो जादू है। अब आइए समझिए, ये कौन कौन हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बच्चा बैठ के सोच रहा है, बोले सर 11 डंडी में 12 कैसे हुआ? भाई उसमें काहे तुम दिमाग लगा रहे हो, तुम इसमें दिमाग लगाओ यार, गलत जगह दिमाग लगा रहे हो। भाई आजकल के बच्चा का ये प्रॉब्लम है, दिमागी गलत जगह लगा रहा है, जहां लगाना है वहां लगा नहीं रहा है, जहां नहीं लगाना है वहां दिमाग लगा रहा है, एक्सेस दिमाग लगा रहा है वहां। सही जगह दिमाग लगाइए। आइए, अब इसके बाद समझो भाई, अगर इसको क्वार्टर में बांटा जाए, तो पहला क्वार्टर कब होगा? अप्रैल, मई, जून, पहला क्वार्टर। दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, दूसरा। तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और चौथा जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 4 क्वार्टर में बट गया, एक, दुई, तीन, चार, भाई 4 क्वार्टर। बोला हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो हर क्वार्टर के शुरुआत में मतलब ड्राइंग कब कब हुआ होगा? मतलब 1 अप्रैल को, शुरू ही 1 अप्रैल को हो रहा है, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। यही 4 बार विड्रॉ हुआ होगा। अब लगा दो फॉर्मूला,
पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहले ड्राइंग का पूरा 12 महीना बचल है दोस्त, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 महीना बचल है, जनवरी फरवरी मार्च, डिवाइड बाय 2, 15 भागा 2, दैट इज 7.5। देखो यही आ गया। तो अगर तरीका आपको पता है अप्लाई करने का, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगला केस क्वार्टर में ही, अगर एंड ऑफ इच क्वार्टर हो जाए, एंड ऑफ इच क्वार्टर मतलब ड्रॉ कब होगा, पहला ड्राइंग कब होगा, 30 जून, फिर 30 सितंबर, उसके बाद 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च। तो पहले ड्राइंग करते समय 3 महीना निकल चुका है, तो 9 मंथ्स बचा, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हो रहा है, तो 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4.5। देखिए यही लिखा हुआ है, 4.5 महीना। अगर हर क्वार्टर के मिड में हो, सर बिगिनिंग हो गया एंड हो गया, तो मिड में, अगर मिड में रहेगा तो बोलिए ड्राइंग कब कब होगा दोस्त, अगर मिड में रहेगा तो ड्राइंग देखिए कब होगा, 15 मई को। स्क्रीन से नहीं दिख रहा, ओके मैं ब्लैक से लिखता हूं। पहला ड्राइंग कब होगा, 15 मई को, फिर 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, फिर 15 फरवरी को। तो अब निकालिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पूरा अप्रैल 15 मई गया, 1.5 महीना गया, तो 10.5 महीना बचा है, 10.5, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 15 फरवरी से 31 मार्च, मतलब 15 दिन फरवरी और पूरा मार्च, 1.5 महीना, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 भागे 2, 6 महीने। आइए आगे देखिए, अगला अगला केस मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। ये देखो भाई, केस नंबर 6 है, 6 महीना है, वही 6 मंथ्स। बोले क्लियर हो रहा है। इसके बाद अगले केस में आ जाइए। तो अभी तक हम लोग मंथली देख लिए, क्वार्टरली देख लिए। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई ड्राइंग हो रहा है तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग हो रहे हैं, तो उस केसेस में क्या करेंगे। देखिए केस 7, when equal drawings are made in the beginning of each month only during a period of 6 months, ये क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो जब कभी भी ये मेंशन रहे तो उस केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई समझो, ऐसे में बच्चे फंसने लगते हैं। वहां पे अगर ये मेंशन रहे 6 मंथ्स रहे, अगले केस में 9 मंथ्स का भी देखेंगे, वहां पे अगर ऐसे केसेस लिखा रहता तो बच्चा फंसता है। तो इस केस में आप फंसे नहीं, आइए समझिए इस केस में मैं आपको बता रहा हूं करना क्या होता है। भाई फिर से टाइमलाइन ड्रॉ कर लो यार, फिर से टाइमलाइन। कितना डंडी खींचूंगा मैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, ओके। बोलो कौन कौन। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओके। समझो भाई, बोला ये जो ड्राइंग हुआ है सिर्फ 6 महीने तक ही हुए, पूरे साल भर नहीं हुए, सिर्फ 6 महीने हुए। साल में 6 महीना अगर अप्रैल से चालू करे तो ये 6 महीने कहां तक चलेगा, दिसंबर तक। 6 महीना हो गया, 1 2 3 4 5 6। और अगर लास्ट का 6 महीना अक्टूबर से देखा जाए तो कहां तक चलेगा, मार्च तक। तो भाई कहीं से भी चालू कीजिए, अब अप्रैल से नहीं, कोई अगर मई से विड्रॉ कर रहा है तब 6 महीना जोड़ लो, जून से विड्रॉ कर रहा है तो आगे 6 महीना जोड़ लो, जुलाई से कर रहा है तो आगे 6 महीना जोड़ लो, किसी भी तरीके से 6 महीना जहां तक भी हो रहा है। पर ड्रॉइंग जो हो रहा है सिर्फ 6 ही महीना का हो रहा है। तो अगर मैं अप्रैल से विड्रॉ करूं तो मैं सितंबर तक विड्रॉ करूंगा, या मैं अक्टूबर से विड्रॉ करूं तो मैं मार्च तक विड्रॉ करूंगा। 6 महीना, 6 महीना यहां तक पूरा हो रहा है। अब समझिए कोई भी 6 महीना, अब मानिए अप्रैल से लेकर के सितंबर तक में आप हैं, या अक्टूबर से लेकर के मार्च तक वाले में आप हैं। मानिए आप इसमें हैं कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद मार्च तक विड्रॉ कर रहे हैं, 6 महीना यहां पूरा हो जा रहा है, 6 मंथ। तो भाई पहला ड्राइंग कब कीजिएगा, पहला ड्राइंग करेंगे 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 6 ही महीना तक विड्रॉ हुआ है। इस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए कैसे लगेगा। भाई 6 ही महीना तक काउंटिंग करने हैं, 1 अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितना महीना, 6 महीना, प्लस 1 मार्च से मार्च, भाई 1 महीना बचा, 6 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5। देखिए है वही 3.5। तो अगर पीरियड आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, तो आप कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करिए। इसके बाद अगर इसी में बोला जाए
कि हर महीने के एंड में कर रहा है 6 महीने तक, तो कैलकुलेशन में उतना ही करेंगे 6 महीने से। अब हर महीने के एंड में करेगा तो कितना हो जाएगा? तो हर महीने के एंड में करेगा तो भाई पहला ड्राइंग हो रहा होगा 31 अक्टूबर को, फिर 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को, वैसे ही 31 मार्च तक। तो भाई पहला अक्टूबर तो खत्म, तो बचा 5 महीना, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, मार्च खत्म हो गया, डिवाइड बाय 2, दैट इज एंड वाले में 6 महीने तक, एंड वाले में 2.5 महीने के लिए निकलेगा। आइए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं अगले केस में। अगले केस में देखो, ये देखो है लिखा हुआ 2.5 मंथ्स। बोले क्लियर हो रहा है? उसके बाद when equal drawings are made in the middle of each month only during a period of 6 months, अगर 6 महीने तक ही मिड में निकाले तो 3 महीना यूज कीजिए। इसके बाद ऐसे ही केसेस आपको 9 मंथ्स का मिलेगा। ये देखिए जो केसेस है सब, when equal drawings are made in the beginning of each month only during a period of 9 months, मींस पीरियड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो जैसे 6 महीने वाले में निकाले वैसे 9 मंथ्स वाले में भी निकालेंगे। अगर यहां पे कैलकुलेट करें तो देखिए फिर से मैं टाइमलाइन बना दे रहा हूं, टाइमलाइन बनाओ भाई। 12 महीने के लिए कितना डंडी खींचेंगे? 11, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गया 12 महीना। लेकिन यहां पे जो ड्राइंग हो रहा है ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ड्राइंग जो हुआ है सिर्फ 9 मंथ्स तक ही हुए हैं। मानिए अगर मैं अप्रैल से ड्रॉ कर रहा हूं, अप्रैल से 9 मंथ्स कहां तक जाएगा बोलो? तो अप्रैल 1 महीना, मई 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो गए। भाई 9 मंथ्स वहीं तक गए। अगर मई से हो रहा है तो वहां से 9 मंथ्स देख लीजिए, जून से हो रहा है वहां से 9 मंथ्स देख लीजिए। तो 9 मंथ्स यहां से हो गए। भाई मुझे पीरियड कैलकुलेट करना तो अब मुझे यहीं तक करना है। अब आइए समझिए इस केसेस में 9 मंथ्स वाले में पीरियड, अब बोला कि हर 9 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक हर महीने में पहले तारीख को विड्रॉ हुआ। तो कब कब हुआ होगा? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे ही करके भाई 1 दिसंबर को हुआ होगा। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो पूरा का पूरा 9 महीना, क्योंकि पीरियड रेस्ट्रिक्टेड है तो मैं यहीं तक कैलकुलेट करूंगा। 9 महीना प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बोला 1 महीना डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 भागा 2 5। बोलिए है? तो अगर आपको वो फॉर्मूला लगाना आता है तो भाई बहुत मुश्किल नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलिए क्लियर हो रहा है? चीजें आ रही है समझ में? अगर इसी 9 मंथ से बोल दे एंड में हो रहा है तो भाई जब एंड में हो रहा है तो इसका मतलब पहला ड्राइंग करेंगे 30 अप्रैल को, फिर 30 मई को, वैसे ही करते करते 31 दिसंबर को किए होंगे। पहले ड्राइंग के बाद एक एक महीना तो खत्म, अप्रैल खत्म, तो 8 महीना ना बचेगा, प्लस लास्ट 31 दिसंबर को जो 9 मंथ जहां खत्म हो रहा है वहां पे तो 0, डिवाइड बाय 2, दैट इज 4 मंथ। देखिए आगे आपको मिलेगा। जब एंड में करेंगे तो 4 महीने के लिए, ये देखो भाई, ये देखिए है 4 महीना, 4 मंथ। और अगर 9 मंथ्स के लिए हर महीने में मिड में हो तो वहां पे लगाएंगे 4.5 मंथ। सेम वही कैलकुलेशन करना है आप, सेम उसी कैलकुलेशन से। बोले क्लियर? अब एक और केसेस है लास्ट, दैट इज 13th केस। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग लिखा ही नहीं, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सर उस केस में कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड? तो वहां पे एवरेज पीरियड जो लेते हैं वो 6 मंथ का लेते हैं, ये नॉर्मल रूल है। बोला वहां पे सीधा, भाई वहां पे सीधा 6 महीने का एवरेज पीरियड लगा दीजिए। बोले क्लियर हो रहा है? वहां पे डायरेक्टली 6 मंथ्स का लगाते हैं, क्योंकि वहां पे दिया हुआ ही नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं 6 महीना पर, और 6 मंथ्स लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केसेस है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक हम लोग कवर कर लिया। बोले क्लियर हो रहा है? आना कुछ तो बोलो। यहां तक समझने में कोई दुख, तकलीफ, समस्या? लगभग पार्ट हम लोग इस चैप्टर के कवर अप कर लिए हैं। अब बहुत पार्ट नहीं बचा है भाई। इस चैप्टर के अब 2 पार्ट बचे हुए हैं, जो कि बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट, बिल्कुल सिंपल सिंपल पार्ट्स है। 2 पार्ट्स इसके और हैं।
दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, दैट इज एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, और उसके बाद मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को मिनिमम गारंटी बता दिया जाए, मिनिमम गारंटी दे दिया जाए, उस केसेस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बस यही दो टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ओवर। उसके बाद बचेगा तो हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हर चैप्टर में अपन यही चीज फॉलो करने वाले, हर चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट, मतलब यही तरीका, यही अप्रोच रहेगा कि पहले सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए जाए, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। भाई आपको क्वेश्चंस का मैं यहां पे सेट दूंगा, हर एक चैप्टर में कम से कम 50 एमसीक्यू तो मैं क्लास में करवाऊंगा। बाकी आप सीयूटी के लिए आप अपने घर पे जो मटेरियल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उससे बनाएं, उसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछें। लेकिन क्लास में, बोर्ड पे आपको हर एक चैप्टर में से कम 50, ऑन एन एवरेज 50 का नंबर लेकर के चलेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करेंगे क्लासेस में करेंगे। तो हर चैप्टर में यही प्रोसेसेस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए जाएंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, क्योंकि समझिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से कोई मतलब नहीं बनता। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, वो क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आया वो बन ही नहीं रहा है, सर ये रिकॉल ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा। तो हर एक चैप्टर में यही रहेगा भाई, अभी अपने पास टाइम भी है। हर एक चैप्टर में अपना यही अप्रोच होगा कि पहले सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाएंगे हर एक चैप्टर में। तो अपना यही काम करना है। तो इस चैप्टर में अब बहुत कुछ नहीं बचा है, इस चैप्टर में दो पार्ट अपना और बचा है। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल बताएं, बिल्कुल पूछें। यहां तक चीजों को समझने में कोई दुख तकलीफ समस्या, बताओ भाई, बताइए। यहां तक समझने में कोई उसी, कोई इश्यू? बताइए, आइए। तो अब बढ़ते हैं आगे। बच्चे बता रहे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद इस चैप्टर के दो टॉपिक और बचे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा मिनिमम गारंटी, फिर चैप्टर ओवर। ओके, चैप्टर अपन खत्म कर लिए। 3 सेशंस अपने को लगे, 3 सेशन में चैप्टर खत्म। थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए खत्म। ओके, चलिए। बच्चे बोल रहे शायरी सुना, शायरी सुना। चलो शायरी सुना दो, एक शायरी सुना देते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक ना आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। आइए, एक मैं एक शायरी आपको सुनाता हूं, सुनिए। भाई माइंड फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे अपन, फिर बढ़ेंगे आगे। दो टॉपिक बचा है, खत्म करेंगे चैप्टर को। आइए, एक शायरी में सुना। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ये शायरी भाई, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इश्क की चोट से हर दिल टूट जाता है, इश्क की चोट से दिल टूट जाता है, इश्क की चोट से इश्क ही टूट जाए वो दिल तलाश। तो भैया शायरी मैंने आपको सुनाया, तो समझिएगा। इश्क मोहब्बत में लोग भाई अपना दिल तोड़ लेते हैं, तो दिल नहीं तोड़ना है दोस्त। भाई आप ऐसा दिल तलाश कीजिए जो इश्क ही टूट जाए जिससे। वैसे बिहार में तो दिल टूटता है तो लोग सीधा आईएएस बनते हैं, भाई अपन में इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। दिल टूटता है तो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। खैर, आइए। तो अब इस चैप्टर में अपना दो टॉपिक और बचा है, दैट इज फास्ट एडजस्टमेंट और उसके बाद मिनिमम गारंटी। आइए ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो ये टॉपिक अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और मिनिमम गारंटी। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक अगर मैं आपको पढ़े हुए टॉपिक से रिलेट करूं, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं। पास्ट एडजस्टमेंट देखिए कहां का एक पार्ट है। क्लास 11th में जब अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद है? क्लास 11th में पढ़े थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको बताया गया था स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स।
ये 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज होता है जहां पे एरर्स का डिटेक्शन होता है। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद। क्लास 11th में शुरुआत के 2 स्टेज पे तो रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ा कि ट्रायल बनाने से पहले और ट्रायल बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ये 2 स्टेज का रेक्टिफिकेशन आप सीखे। तीसरा स्टेज वहां पे था आउट ऑफ सिलेबस, बस सिलेबस में नहीं। तो बात वहां पे बच्चे पूछते थे, सर तीसरा स्टेज कब पढ़ेंगे? तीसरा स्टेज यहां पढ़ेंगे, यही है तीसरा स्टेज। मीन्स हम लोग वैसे अकाउंट को एडजस्ट करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद मुझे कुछ गलतियां पता चली क्लोज्ड अकाउंट्स में, तो क्लोज्ड अकाउंट्स में तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगले ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन गलतियों को सुधारा जाता है। तो यहां पे हम लोग यही काम करते हैं। तो आइए एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स में देखिए क्या है। भाई ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है और जनरली सीयूटी के लेवल पे इससे क्वेश्चंस बहुत कम उम्मीद की जाते हैं, लेकिन क्लास 12th के लेवल पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, इसमें बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं। साथ में ध्यान रखिए पास्ट एडजस्टमेंट में आपको वही सब कॉन्सेप्ट यूज करने हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। भाई यही सब कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि आपको चीजें समझाई जाए, प्रैक्टिकल पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन फिर भी आइए मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुनिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड, बोला पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स क्लोज होने के बाद at the end of financial year it is discovered that there have been some errors or omission in the account, बोला उसके बाद पता चलता है कि कुछ गलतियां अकाउंट्स में रह गई। वो गलतियां रह गई तो obvious सी बात है वो अगले ईयर में ही रेक्टिफाई होगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई करेंगे। और फाइनेंशियल अगर फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई करेंगे तो 2 तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। पहला डिटेल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, मींस हर एक गलती को सुधारिए, एक एक गलती का अलग अलग एंट्री लगा करके, और दूसरा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लगा दीजिए और इस लेवल पे आपको ज्यादा इसी पे आता है क्वेश्चन। डिटेल्ड एडजस्टमेंट एंट्री से बहुत नहीं आते हैं, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही लगाना होता है। इन सारा का नेट इंपैक्ट देख लीजिए और एक एडजस्टमेंट एंट्री लगा के बताइए कि अकाउंट कैसे सुधारा जाए। तो जनरली हम लोग कैपिटल अकाउंट से सुधारते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल इसको कैसे सुधारा जाता है, तो हम लोग 2 स्टेप में सुधारते हैं। पहला, व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन। भाई सही सही काम करते तो क्या होता, ये एक स्टेप में देखते हैं। दूसरे स्टेप में व्हाट इज ऑलरेडी डन, क्या हो गया है, क्या गलत हुआ है। और जब ये 2 स्टेप देखते हैं तो ये स्टेप बताता है क्या सही सही होना चाहिए था और क्या गलती कर दी है। इसके बाद फाइनली दोनों को कंपेयर कर देते हैं, दोनों को कंपेयर करते तो मेरा नेट इंपैक्ट निकल के आ जाता है। नेट इंपैक्ट क्या होना चाहिए ये निकल के आता है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे थे क्लास 12th में तो आपको याद होगा इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होना चाहिए था, दूसरा क्या हो गया है, उसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिए, नेट इंपैक्ट निकल के आ जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरीके के होते हैं। बोलिए, क्लियर हो रहा है? तो बहुत ज्यादा ये नहीं है जिसमें आपको ये चीज बताया जाए, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। बोलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ओके, इट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये पढ़ लिए, चैप्टर खत्म, चैप्टर ओवर।
इसके बाद हम लोग भाई अपने क्वेश्चन सेशन में चलेंगे और उसके बाद फिर आज का सेशन करेंगे ओवर। तो आइए उससे पहले मिनिमम गारंटी पढ़ ले। आओ भाई, मिनिमम गारंटी क्या है? देखिए कई बार होता क्या है, ये टॉपिक भी इजी से टॉपिक, ये लैप ऑपरेशन जो पढ़ के आए थे ना, सेम यहां पे वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला केस होता है। मिनिमम गारंटी क्या होता है? कई बार या तो किसी एक पार्टनर या किसी मतलब एक से ज्यादा पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जाता है। मार्क माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम नॉट मैक्सिमम। मिनिमम गारंटी मींस वो पार्टनर किसी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिमांड कर रहा है फर्म से कि मुझे इतना का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट वो डिमांड कर रहा है। तो उस केसेस में फर्म के या तो कोई और पार्टनर या ग्रुप ऑफ पार्टनर ये गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इतना जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसने डिमांड किया इतना आपको दिया ही जाएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए भाई, तीन पार्टनर है, टॉम, जेरी और डोरेमोन। भाई ये टॉम भाई साहब, ये जेरी भाई साहब और ये डोरेमोन भाई। भाई डोरेमोन ने टॉम और जेरी को क्या बोला कि मुझे हर साल कम से कम 10,000 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इससे कम का प्रॉफिट उसको नहीं मांगता है, इतना चाहिए उसको। तो उसमें या तो टॉम या तो जेरी या दोनों मिल करके एक उसको गारंटी प्रोवाइड कर देगा कि भाई 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब जिस साल फर्म में इससे ज्यादा प्रॉफिट हुए, मींस इसके हिस्से में ज्यादा प्रॉफिट मिला, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस साल डेफिशिएंसी अराइज हो गया, तो उस केस में इन दोनों पार्टनर को पर्टिकुलर रेशियो में इसको उतना भरपाई करना पड़ेगा। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखो भाई, sometimes a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profit of the firm। और ये गारंटी प्रोवाइड हो सकता है या तो किसी एक पार्टनर के द्वारा या बाय ऑल द अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। बोला कोई एक पार्टनर, भाई ये डोरेमोन को, ये टॉम है, ये जेरी है, ये डोरेमोन है। डोरेमोन को या तो टॉम गारंटी देता, बोले मैं गारंटी लेता हूं, उससे कम मिलेगा मैं दूंगा। जेरी बोल रहा है मैं गारंटी, जेरी या फिर जेरी बोल रहा है मैं गारंटी लूंगा, इससे कम होगा मैं दूंगा, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल गारंटी। भाई इंडिविजुअल पार्टनर ने दिए। या फिर टॉम और जेरी दोनों मिल करके बोला कि हम दोनों मिल करके ये गारंटी लेता हूं कि भाई इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम अपने हिस्से में से प्रॉफिट दे देंगे। तो वही है, या तो कोई एक पार्टनर दे दे या फिर भाई ऑल द अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। अब आगे बढ़े। When the profits of the firm are not adequate, then the deficit of the guaranteed partner, बोला जो डेफिसिट होगा should be charged to the partner who has given the guarantee। भाई जिसने गारंटी दिया है उसमें चार्ज कर दिया जाएगा, उसके प्रॉफिट में से उतना लेकर के, और जो गारंटीड पार्टनर उसको दे दिया जाएगा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ गारंटी, बोला क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि गारंटी का नेचर क्या है, द बर्डन ऑफ गारंटी इज borne by the remaining partner in the mutual profit sharing ratio or capital ratio। बोला या तो उनके कैपिटल रेशियो में या म्यूचुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बता रहा है कि कौन भाई फर्म का गारंटी है या पार्टनर गारंटी है, ये कुछ नहीं बोला, या किसी एक पार्टनर का है तो कुछ नहीं, तो उस केस में जो पार्टनर ने गारंटी दिया है उसको म्यूचुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाए। कैपिटल रेशियो वुड बी डिटरमाइंड, और कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं? विथ रेफरेंस टू टाइम कंसीडरिंग द ओपनिंग कैपिटल, additional capital or withdrawal on the basis of weighted average capital method। weighted average capital method से कैपिटल रेशियो निकाल दिए जाते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे रहता है। तो यही है मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। भाई किसी भी ईयर में अगर मानिए इसका प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ, तो जिसने गारंटी दिया है उसका प्रॉफिट में से पैसा काट किसको दे दिया जाए। लेकिन अगर किसी ईयर में ज्यादा हुआ, भाई मानिए 10,000 की जगह उसको प्रॉफिट मिल गया 25,000, तो उसे वापस छीनेंगे नहीं दोस्त। ऐसा नहीं कि 15,000 लाओ, ज्यादा दे रहे हैं तुमको, नहीं ये नहीं करेंगे। मिनिमम गारंटी, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है, इतना होना ही चाहिए। इससे ज्यादा तो वो सारा उसी पार्टनर, इससे कम तो जिसने गारंटी दिया उसे लेंगे और गारंटीड पार्टनर को दे देंगे। यही है मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट। बोलिए, चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें समझ में आ रही है? बोलो भाई, यहां तक समझने में कोई दुख तकलीफ समस्या?
तो ये था आपका पूरा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3 सेशन लगे और 3 सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया। हालांकि इतना ज्यादा भी टाइम नहीं ले रहे हैं कि एक ही 2 ही चैप्टर में रह जाए, ध्यान रखिए। तो बहुत तेजी से भी नहीं कॉन्सेप्ट छोड़ के निकला जाए और बहुत धीरे भी नहीं, एक मीडियम रफ्तार से क्लासेस को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना वही हाल होगा कि भाई एग्जाम आ गया और सिलेबस कंप्लीट नहीं, या बहुत तेजी से चले तो कॉन्सेप्ट छूट रहा है। तो ये काम नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप किए। चैप्टर 1 के जितने कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हुए इस फंडामेंटल चैप्टर को हम लोगों ने खत्म किया। अभी भी ये चैप्टर, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो डिस्कशन का कोई नहीं बाकी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी कराए जाएंगे। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बोला, हर एक चैप्टर से लगभग कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराने जा रहा हूं। ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। बाकी जो आपके घर पे जो आपके सेट है, आपके जो स्टडी मटेरियल है, जो आपने बुक खरीदा है, जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तो आपका है ही। इस क्लासरूम में कम से कम ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने जाऊंगा हर एक चैप्टर के साथ, और हर एक चैप्टर में यही प्रोसीजर फॉलो हो। तो ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म हुए हैं, अभी तक इसका क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं किए। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सेशन में हैं। बताइए पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर से शुरुआत से लेकर अभी तक कहीं पे समझने में कोई दुख, तकलीफ, समस्या, कोई इश्यू बताइए। समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप बताएं। बोलो भाई। तो बच्चे बता रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपका काम है कि अगले क्वेश्चन सेशन कराने से पहले आप इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज रिकॉल कर लें। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वीडियो आप तक पहुंचेगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो आप तो क्लास कर ही लिए, और साथ में आपके ऐप पे इसका एक्सेस दिया रहेगा। तो वीडियो अभी ऑनलाइन जाएगा, वो ऐप पे आपका एक्सेस रहेगा, तो किसी भी टाइम आप इसको व्यू कर सकते हैं कि ऐप पे ये वीडियो दिया रहेगा। तो अगले क्लास में आने से पहले एक बार आप ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज रिकॉल कर लें, ताकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं तो वहां पे आपको दिक्कत ना। तो चलिए आज के इस सेशन को, तो चैप्टर 1 का जो सेशन था इसको करते हैं खत्म। आज इसको ओवर कर रहे हैं, ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग बाकी आगे के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर पर प्रोसीड करें। तो आज का सेवा करते हैं समाप्त। बच्चे बोल रहे सर सेवा सेवा समाप्त करने से पहले एक आध शायरी और हो जाए। मैं कितना शायरी सुनाओगे, कितना शायरी बुलवाओगे तुम, कितना शायरी सुनोगे? चलो एक और शायरी सुना देता हूँ। चलिए खत्म करते हैं तो एक और शायरी सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर आज के सेशन को ओवर करेंगे। आइए, एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि किसी ने, जो इश्क मोहब्बत में होते हैं ना, इश्क मोहब्बत वाले लोगों ने एक शायरी लिखा, और उसने ऐसा लिखा कि मैंने कभी ये हिसाब नहीं रखा कि मैंने कितना कमाया और कितना गवाया। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि मैंने कितना कमाया और कितना गवाया। बस दुआ इतनी सी है, मुझे दुख वहां से ना मिले जहां मैंने सब लुटाया। तो ये शायरी मैंने आपको बताया। अब आज का क्लास, आज का सेशन अपन करते हैं ओवर। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन विथ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। थैंक यू सो मच। बाय बाय।